नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, आज एक विषय जिस पे मैं बात करने वाला हूं वो विवाह में जब हम कुंडली मिलान करते हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है जिसे कहते हैं मांगलिक। मांगलिक शब्द जब हम विचार करते हैं तो ये शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए बताया जाता है। आपने कई बार लोगों को कहते भी सुना होगा, जीवन में सब मंगल ही मंगल है, अर्थात सब तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, सफलता ही सफलता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मांगलिक क्या ये दोष के रूप में भी हो सकता है, जो किसी के लिए जीवन में कष्ट देने वाला भी हो सकता है? ये विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मंगल को हमें अगर अच्छे से समझना है तो मंगल की प्रकृति को समझना है। मंगल हमारा साहस है, गुस्सा है, अहंकार है, रक्त है, ईगो, एरोगेंस, आर्गुमेंट और किसी के आगे झुकना नहीं, अड़े रहना, अपनी बात के लिए दृढ़ता से खड़े रहना, ये सभी मंगल किसी भी व्यक्ति में विशेषताएं डाल देता है। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि कई बारी मांगलिक के नाम पर बहुत सारे लोगों को डराया जाता है। इस पे मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि मांगलिक दोष के ऊपर किस प्रकार से विचार करें। लेकिन मेरे मन में आया कि आज पुनः मैं एक बारी और अधिक डेप्थ में आपको कुछ जानकारी दूं, जिसके कारण से आप मांगलिक के लिए सही विचार जान लें कि शास्त्र क्या कहते हैं और हमें उन शास्त्रों को सही शब्दों में किस प्रकार से लेना चाहिए। मंगल से संबंधित इस योग को हमें भावों के अनुसार बताया गया है शास्त्रों में, अर्थात पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल होने पे मांगलिक दोष कहा गया है। साउथ इंडिया में द्वितीय भाव पर भी मंगल के होने पर मांगलिक दोष के रूप में लेते हैं। अब पहले भाव में मंगल होने पर व्यक्ति में जल्दबाजी रहेगी, वो आगे बढ़कर फटाफट से हर कार्य को करना चाहेगा, विचार बाद में करेगा लेकिन पहले निर्णय करेगा, और वो एक्शन ओरिएंटेड रहेगा तो फटाक से कोई भी कार्य करेगा तो सोचे समझे बगैर करेगा, जल्दबाजी रहेगी, गुस्सा अधिक रहेगा, दूसरों को कंट्रोल करने की आदत होती है। तो अब मंगल की दृष्टियां भी यहाँ पर आप विचार कर लीजिए, चौथी, सातवीं और आठवीं जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी। चौथा घर जो होता है वो हमारे सुख का स्थान होता है, घर होता है, वहाँ पर पड़ेगी। दूसरी दृष्टि पड़ेगी हमारी सप्तम भाव पे जो जीवन साथी से संबंधित है, और अष्टम दृष्टि जो है विवाह उपरांत जो पति पत्नी के संबंधों में किस प्रकार की स्थिति बनेगी उस बारे में बात है, अर्थात वो जो आपस में रति क्रिया करेंगे वो किस प्रकार की रहेगी। अत्यधिक इसमें अति आ जाएगी व्यक्ति के अंदर। जहाँ मंगल बैठता है ऑटोमेटिकली वो हाउस आपका एनर्जेटिक हो जाता है, जोश से भरा हुआ रहता है, और जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ अपने गुणों का, उस भाव राशि के अनुसार गुणों का प्रभाव वहाँ पर डाइवर्ट करता है। अब जब द्वितीय भाव में मंगल होता है तो वो पंचम भाव जो संतान संबंधित भाव है, और अष्टम भाव और नवम भाव जो पिता संबंधित भाव है, वहाँ पर दृष्टि डालता है। यहाँ पर वाणी स्थान भी है, कुटुंब स्थान भी है, ये हमारा धन का स्थान भी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हर विषय में थोड़ी सी एग्रेशन जरूर से ज़्यादा रहेगी, और जहाँ संतान से संबंधित कुछ जगह पर आप महसूस करेंगे कि मिस कैरेजेस वहाँ पर हो सकते हैं। पिता के साथ भी जो व्यक्ति का जीवन में संबंध बनेगा और अष्टम भाव से जुड़े हुए जो कार्य हैं वहाँ पर हमारे एग्रेशन, जोश जरूर से ज़्यादा होगा। देखिए, मंगल पुरुषत्व भी जो देखते हैं, पुरुषों में जो एक मैनली एबिलिटी होती है उसको भी हम मंगल से ही देखते हैं, और वो भी बहुत आवश्यक है। सुख का बहुत, उसका भी जीवन में बहुत महत्व है। मित्रों, इसके बाद चौथे घर में जो हमारा अपना सुख का घर है, माता का स्थान है, वहाँ पे मंगल बैठे होने से आप महसूस करेंगे कि वो आपके सप्तम भाव पे, दशम भाव पे और एकादश भाव पे दृष्टि है उसकी।
इस दृष्टि के कारण भी और इसकी प्रेजेंस के कारण भी यहाँ पर सुख की कमी आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं मेलेफिक्स जहाँ बैठते हैं उस भाव की क्वालिटीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं। उस राशि उस भाव की क्वालिटीज़ उतनी शुभता लिए नहीं रहती हैं। अब सप्तम भाव जो स्वयं जीवन साथी का है, तो वहाँ पर मंगल की उपस्थिति और ज़्यादा जीवन साथी के प्रति आपका आवेश हमेशा ज़्यादा रहेगा। आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते रहेंगे, उसको ज़्यादा बोलते रहेंगे, जिसके कारण से भी वो परेशान रह सकता है। और वो दृष्टियाँ दशम भाव जो आपका कर्म स्थान है वहाँ पर लगन पे और आपके द्वितीय भाव पे यानी कुटुंब भाव पे, धन भाव पे है। अगर ये किसी शत्रु राशि के अंदर बैठ के दृष्टि दे रहा है या अकारक मंगल की दृष्टि है, तो ये काफ़ी हानिकारक दृष्टि है। आप अपने जीवन साथी के साथ आए दिन गुस्सा व्यवहार देखते रहेंगे और परेशानियां महसूस करते रहेंगे। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल अगर है तो कुछ अधिक कामुकता भी देता है, और कहीं कहीं पर अगर वो खराब है, अर्थात पहले वीक होना और उसके बाद पीड़ित होना, ये दोनों स्थितियां हैं, तो वहाँ पर वो मंगल आपको एक से अधिक संबंधों के प्रति या अनैतिक संबंधों के प्रति आकर्षित रखेगा, या जो ऐसे समाज के जो विचारधाराएं हैं, लिस्बियन हो गए, होमोसेक्सुअल्स हो गए, और भी कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स आप सुन रहे होंगे आजकल, जुडिशरी भी इसमें कूदी हुई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उनका मंगल यहाँ होना, पहले पीड़ित होना, फिर उसके ऊपर से और मेलेफिक का इम्पैक्ट होना, वीक मेलेफिक इम्पैक्ट, और इस हाउस की क्वालिटीज़ जब जुड़ जाएंगी तो वो बहुत ही खतरनाक रूप से खराब हो जाएगा। मित्रों, इसके बाद आप जो हम बात करें कि हमारे द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल, वो हमारे तृतीय पराक्रम भाव को देखेगा, छठे घर को देखेगा और हमारे जीवन साथी वाले घर को देखेगा। इसमें से दो घरों पे उसकी दृष्टि तो शुभ मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए वो अच्छा है। लेकिन बात बात में विवादों में लाना, हमारे पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से भी हमें विवादों में ला सकते हैं। हमारी एग्रेशन, हमारा जोश इतना ज़्यादा होगा कि हम किसी को कुछ समझेंगे नहीं, ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं। जीवन साथी के प्रति भी कठोरता हमारे अंदर हो सकती है, और ये सुख की बहुत बड़ी कमी हो जाती है अगर वैवाहिक जीवन में ये मंगल का ऐसा दुष्प्रभाव अगर आपको देखने को मिल रहा है। पर क्या मंगल हमेशा ही दुष्प्रभाव दे रहा होता है? और शास्त्र क्या कहते हैं कि इस प्रकार की जो ये प्रेजेंस है, हमेशा ही कोई उसका कोई और अल्टरनेट है या नहीं है? पहली बात, शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जहाँ पर भी मंगल बैठा है, यानी 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें भाव में, अगर मेल की कुंडली में ये स्थिति है, फीमेल की कुंडली में अगर वहाँ पर कोई भी मेलेफिक बैठा हुआ है, यानी कि शनि, राहु, केतु वहाँ बैठे हैं, तो उससे ये मंगल के मांगलिक होने का दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। मित्रों, व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा नहीं, ये गलत है। मांगलिक दोष अगर हम दोष के रूप में ले रहे हैं तो इससे कोई भी अंतर नहीं आने वाला, रादर ये एक अन्य प्रकार की समस्या या मंगल के पीड़ित होने की समस्या भी बन सकती है। चूँकि हम भावों के आधार पर विचार कर रहे हैं, तो इसलिए भावों के अंदर मैचिंग की बात चल रही है। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि मेष राशि का मंगल लगन में हो, वृश्चिक राशि का मंगल चौथे घर में हो, मकर राशि का मंगल 10वें घर में हो, कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में हो, एवं धनु राशि का मंगल 12वें भाव में हो, तो मांगलिक दोष स्वतः ही क्षीण हो जाता है। ये शास्त्र कह रहे हैं। इसको भी समझते हैं हम कि ये एक्चुअली में क्या बात है कि मंगल यहाँ पर अपनी ही विशेष स्थिति में है, जहाँ पर मेष राशि में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण से ठीक स्थिति में है। वृश्चिक राशि में, यानी कि मंगल के लिए वृश्चिक राशि अगर चौथे घर में पड़ रही है तो यानी कि सिंह लगन हो गई। सिंह लगन के लिए मंगल जो वैसे भी योग कारक होके अगर चौथे घर में बैठा है तो उतना समस्याएं उत्पन्न नहीं करेगा। मकर राशि का उच्च का मंगल अगर वहाँ बैठा है तो वो भी कोई बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं करेगा कभी भी जीवन में।
मित्रों, लेकिन मैं यहाँ ये बात बोलूँगा कि मंगल को मैंने अनुभव किया है, ये कभी कभी किसी किसी के जीवन की पूरी सारी की सारी समस्याओं की जड़ ये होता है, और कभी कभी ये पूरी सफलता का कारण ही मंगल होता है। अगर आप बहुत गुस्से वाले हैं तो आपका किसी से भी नहीं बनेगी, ना मित्रों से, ना अपने परिवार में, ना किसी और के साथ। आप किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करोगे। हमेशा डोमिनेंस की अगर आपकी आदत है तो आप कैसे किसी के साथ चल सकते हो? तो जीवन के हर स्तर पे आपको दिक्कत होगी, ऑफिस में काम करने में दिक्कत होगी, अपने जूनियर्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ तालमेल नहीं बना पाएंगे आप। अगर आप कठोर शब्द बोलते हो और आप में डिक्टेटरशिप की आदत है, यानी मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित होना या मंगल का प्रभाव पूरी कुंडली पे बहुत ज़्यादा होना, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष है या नहीं है, आप व्यक्ति को देखेंगे कि वो स्वतः ही अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा होगा। द्वितीय भाव में अगर शुक्र चंद्र हों या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, केंद्र में अगर राहु है या केंद्र में राहु मंगल की युति है, तो भी आप मान के चलें कि ऐसा मांगलिक दोष क्षीण हो जाता है। ये शास्त्र कह रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं इससे पूर्णतः असहमत हूँ कि जब भी मंगल अगर पीड़ित है तो वो आपको, आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं दे सकता है, जब तक उस पर किसी शुभ ग्रह की बहुत अच्छी दृष्टि ना हो। कोई भी समस्या का समाधान होता नज़र नहीं आएगा। आप बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, सामान पटकने की आदत हो सकती है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपके साथ बैठने में लोगों को बहुत दिक्कत हो कि पता नहीं कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह जाएगा, इससे दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। कुंडली में शुक्र या गुरु लगन के अंदर बहुत ही बलवान होकर बैठे हैं, तो भी इन ऐसे स्थानों पर बैठे हुए मंगल के मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। मैं आपको स्वयं पहले से ही बोल रहा हूँ कि मांगलिक दोष जितने भी हैं, मंगल के पीड़ित होने पर, वीक और पीड़ित होने पर, पाप प्रभाव में आने पे ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और अकारक मंगल होकर कहीं ऐसी जगह पे बैठा है तो और डिस्ट्रॉइंग हो सकता है। लेकिन गुरु अगर आपकी कुंडली में बचाने की स्थिति में है, या शुक्र, क्योंकि ये दोनों नेचुरल शुभ ग्रह बताए गए हैं कि ये अपनी नेचर नहीं छोड़ेंगे, शुभता तो इन्होंने देनी है। अब इनकी क्वालिटी देने की बहुत कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, और उसमें हेल्थ मैटर्स में शायद ये कभी सफल हो ना हो, आपकी सहायता कर पाएँ ना कर पाएँ, बट बाकी मैटर्स में ये आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो संसारिक उसमें। और आंतरिक सुखों की बात करूं और वैवाहिक सुखों की बात करूं, इन दोनों प्लैनेट्स का, गुरु और शुक्र का शुभ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस जिस कुंडली में गुरु और शुक्र अच्छी स्थिति में है, मांगलिक दोष है, सिर्फ मतलब मंगल ऐसे स्थानों पे बैठा और मंगल पीड़ित नहीं है, तो कोई समस्या नहीं दिखाई देगी आपको, कोई होती ही नहीं है समस्या, बहुत अच्छे से जीवन चलता है। इसी तरह से शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हों, पाप ग्रह 3, 6, 11 में बैठे हों और सप्तमेश सप्तम में हो, तो भी मांगलिक दोष जो है वो क्षीण हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। पुनः मैं कहूँगा कि जब तक मंगल पीड़ित नहीं है, वो कहाँ बैठा है ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉयर की तरह नहीं होना चाहिए। अगर वो पीड़ित नहीं है, डिस्ट्रॉयर नहीं है, तो आपके लिए असेट है, वो आपको एक ऐसी सफलता दे सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अदरवाइज यही मंगल आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। एक और बात कही गई है कि अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल लगन में हो या अष्टम में हो, तो भी वो मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि ये सब चीज़ें जितनी इफ्स एंड बट्स हैं, इन इफ्स एंड बट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंगल का वीक या पीड़ित होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका एक पर्टिकुलर घर में बैठना सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पीड़ित है, खराब है, तो उसने आपको हमेशा लड़ाई झगड़े में लगाए रखना है। गुस्सा आपकी प्रकृति में होगा, आप चिल्ला कर बात करेंगे, आप बहुत बहस करेंगे और किसी के आगे झुकेंगे नहीं। जिद्द आपकी प्रकृति के अंदर होगी, दूसरों को अपने कंट्रोल में करने की आपकी आदत होगी। बहस करते रहेंगे, लड़ाइयाँ करते रहेंगे और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मांगलिक दोष या योग
इसको समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों को पैरेलल में समझना है कि दोष या योग उतना ज़्यादा डैमेजिंग तभी होगा जब ये स्थितियाँ होंगी। चाहे हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है वो आपके लिए सपोर्टिव हो सकती है। हर कुंडली पे अलग अलग योग बने होते हैं, हर कुंडली को अलग तरीके से देखना चाहिए। किसी भी कुंडली में अगर दूसरे हम एक प्रिंसिपल को पूरी तरह से मान कर चलते हैं और बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं कि वो वहाँ बैठा है तो ये हो गया, और किसी शुभ दृष्टि की हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स में बहुत बड़ी वेरिएशन होगी। और आप खुद कहेंगे कि हमारे को तो फलाने पंडित जी ने ये वाली बात कही थी या उस ज्योतिष ने ये बात कही थी, लेकिन ये बात तो हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि ज्योतिष पूरी तरह से कंप्लीटली प्रोबेबिलिटीज़ को, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हमारी कुंडली में बन रही होती हैं, उन सभी प्रकार के योगों को अच्छे से असेस करने का काम है। एकमात्र कोई रूल बोलकर आप आंख बंद करके हर एक को एक ही सांचे में गड़े जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो जाओगे, आपके रिजल्ट गलत निकलेंगे। एक पुस्तक है मुहूर्त दीपक, उस पुस्तक में ये बात बताई गई है कि अगर आपके 27 गुणों से ज़्यादा बने हुए हैं, मिले हुए हैं, तो आपको जो ये भौम योग या भौम दोष यानी कि मांगलिक दोष या मांगलिक योग जो है वो आपके लिए नहीं है। ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि ऐसे कैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में कह सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके बहुत सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिल रही हैं, ये वैसे भी गुण मिलान जो होता है बहुत ही 25% से ज़्यादा प्रभाव डालता ही नहीं है। बाकी चीज़ें आपने देखी ही नहीं, तो ये आप इस तरह से इसको ओके कर रहे हो तो आप अपने आप ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बन रहे हो। तो इस चीज़ को मैं सजेस्ट करूँगा कि शास्त्र अवश्य कह रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है मैं आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं वैसे भी ओपन माइंडेड होके हमेशा साइंटिफिक वे में चीज़ों को देखने का विश्वास रखता हूँ। जब तक कोई चीज़ मुझे जस्टिफाई करती हुई नज़र नहीं आती, मैं आंख बंद करके इसलिए नहीं मानता कि फ़लानी पुस्तक में ये चीज़ लिखी है तो इसलिए मान जाइए। नहीं, हर चीज़ एक साइंस बेस्ड है, उसको आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक पहले स्टेप से लेके बताना शुरू किया कि मंगल किस प्रकार से आपको उद्वेलित रखेगा, लड़ाई झगड़े में लगाएगा। आप जितने भी लड़ाके लोग देखोगे, लड़ सकते हैं, कहीं पर भी भिड़ सकते हैं, तो उनका मंगल आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग होगा। पराक्रम भाव में बैठा मंगल तो आपको क्या नहीं करा देगा। किसी भी जगह पे खड़े होकर कहीं पर भी भिड़ जाओगे आप बगैर डरे। और एक योग बताता हूँ आपको, अगर वो योग किसी की कुंडली में है तो आप देखेंगे कि वो हर जगह पे कहीं पर भी लड़ सकता है। कहीं पर भी केतु मंगल और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं और अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं, कहीं किसी भाव में बैठे हैं, आप चाहे इन्हीं भावों में ले लीजिए या कहीं पर भी बैठे हैं, वो व्यक्ति भीड़ में अकेले जाके किसी से भी मारपीट कर सकता है। सैकड़ों लोगों के बीच में भयमुक्त होकर लड़ाई लड़ेगा। उसको उस समय में कुछ होश नहीं होगा कि कितने लोग थे, क्या था, उनके पास कोई हथियार थे या नहीं थे, क्योंकि जब क्रोध का आवेश आएगा तो वो कुछ नहीं सोचेगा समझेगा, क्योंकि केतु हेडलेस है, वो सोचने समझने नहीं देगा। वीरता ऐसी होगी जो सोचे समझे बगैर कराएगी। ऐसी चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, बड़े सारे योग हैं, अगर वो बन रहे हैं तो ये मांगलिक योग है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही लड़ाई झगड़े के अंदर तत्पर है। आयु कभी भी अपने आप स्वयं खत्म हो सकती है उसकी। तो दुर्घटना, ऐसे लोगों को रेस का बड़ा शौक होता है, जहाँ मंगल पीड़ित हो, स्पीड उनकी आकर्षण होता है, मंगल देता है ऐसी चीज़ें, फिर दुर्घटना के कारण भी बन जाते हैं वो लोग। एडवेंचरस होते हैं ये लोग। जो लोग एडवेंचरस होते हैं उनको रिस्क हमेशा ही है। क्रोधी व्यक्ति का किससे झगड़ा हो जाएगा ये कोई भी नहीं। और जिनको गुस्सा ज़्यादा रहता है वो रिश्तों की मर्यादा भी कभी कभी नहीं रखते कि फलाना मेरे जो जीवन साथी का पिता है, मुझे ये बात उन्हें बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, उनका भाई है, बड़ा भाई है, माता है, बड़े रिश्तेदार हैं, मुझे क्या बात उन्हें बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, बोल जाएंगे। कोई रिश्ते बचेगा नहीं बचेगा उनको चिंता नहीं होती। कहते हैं हम ठीक हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमने गलत नहीं बोला, मैंने बोला जो है सही बोला, वो ऐसी बात करेगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब मंगल पीड़ित होता है। मंगल स्ट्रांग हो और पॉजिटिव हो, सपोर्टिव अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि हो, तो वो मंगल आप कभी भी देखेंगे कहीं किसी के सामने कोई भी चीज़ के लिए झुकेगा नहीं और वो वीरता से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अपनी परफॉर्मेंस बेसिस सक्सेस के लिए वो आगे बढ़ेगा, प्रूव करेगा कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, तब उसको चाहिए। लेकिन अगर पीड़ित मंगल है तो उसको चाहिए, लेकिन वो दूसरे के
साथ कंपटीशन नहीं करके चाहिए, उसको सिर्फ इसलिए चाहिए कि मेरे मन में आया, मुझे चाहिए तो चाहिए। ऐसे अनेक ग्रंथ है जहाँ पर मांगलिक पे कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। ये सभी मुहूर्त ग्रंथ कहा गए हैं जिनमें ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ देखना चाहिए। विवाह वृंदावन, मुहूर्त मर्तांड, सारावली, चिंतामणि, प्राचीन ग्रंथ हैं ये सभी। इनके प्राचीन संस्करण में जाकर आप देखेंगे, जो हम कहते हैं कि बहुत पुराने जो ग्रंथ हों उनमें जाकर देखेंगे, कहीं मांगलिक पे कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया गया है। कहीं पर भी कोई बहुत विशेष इस पे ऐसा देकर पुराने ग्रंथों में दबाव नहीं दिया गया कि ये इसी तरह से आप इस पे विचार करें। मेरे कुछ मित्र हमेशा कहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसके अगेंस्ट कोई बात ना करो। कई बार मैंने सुना है अपने मित्रों से, और मैं कभी उनसे, क्योंकि अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे ज्योतिष भी हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, मैं उनको एक योग्य व्यक्ति मानता हूं, तो मैंने उनको बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा कि शास्त्रों में कहीं पर भी ये भी दिखा दीजिए कि आज के बाद आपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, और जो लिख दिया ये फाइनल है, इसको चेंज नहीं करा जा सकता। नहीं, हमारा ज्योतिष एक साइंस है, और साइंस कहती है कि हमेशा नई नई चीज़ों पे विचार करते रहना चाहिए, नए नए आविष्कार करते रहना चाहिए, नए नए योग बनाएं और नई नई चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। जिस तरह साइंस प्रूव की जा सकती है, उसी तरह ज्योतिष को भी प्रूव किया जा सकता है, बशर्ते सही समय और सही चीज़ों के साथ कोई ईमानदारी से एक्सेप्ट करे कि जो बात हो रही है वो सही है या गलत है। पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन बताया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, बट उसके लिए एक पहला योग्य व्यक्ति जो सही वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सोच के साथ काम करे तो बहुत अच्छे से करेगा। तो मित्रों, पुनः मैं आज फिर एक बारी कहूँगा कि मांगलिक योग या दोष ये अपनी मर्जी से ले लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मंगल कहीं पर भी कोई बुरे कार्यों के लिए नहीं, हमेशा अच्छे कार्यों के लिए संदर्भ में लिया जाता है। तो मंगल कार्य अगर कहीं हो रहा है तो इसका मतलब मंगल जब तक शुभ स्थिति में है तो मंगल या मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर मंगल पीड़ित है तो दुर्घटनाएं, झगड़े, विवाद, लड़ाई और अपमान जैसी स्थिति, हानि तक, जीवन की हानि तक भी वो दे सकता है। तो मांगलिक स्थिति को चेक करना हो तो मंगल कहीं पर भी बैठा हो, पीड़ित नहीं होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पहले वीक है और अकारक है और पीड़ित है तो वो और डेंजरस है, वो आपको कोई ना कोई जीवन को ऐसा कष्ट दे सकता है जिस कष्ट को सहना भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। ऐसे रोग दे सकता है जिसकी चिंताएं ख़त्म ना हो। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा जब कुंडली मिलान की बात करें तो गुण मिलान तक विचार ना करें, पूरी कुंडली का मिलान होना चाहिए जिसमें सभी प्लैनेट्स के साथ साथ बड़े सारे और फैक्टर्स होते हैं, हमारे सप्तम भाव, अष्टम भाव, आयु, अगले दशाएं, योग कैसे हैं कुंडली के, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, नेचर कैसी है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में तालमेल कर पाएंगे, पर्सनालिटी क्लैशेस तो नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज तो नहीं क्रिएट होने शादी के बाद, डाइवोर्स तो नहीं हो जाने वाला। अगर पहले ही दिख रहा है तो आपको उनको सतर्क करना आपका कर्तव्य है। तो मित्रों, हमेशा कुंडली को अच्छे से मिलान करें और उस मिलान की जो एक एक पॉइंट है वो जस्टिफिकेशन के साथ होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शास्त्रों में बहुत कुछ अच्छा भी दिया है, उन अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए आप। जिन चीज़ों में आपको क्लियरिटी नहीं नज़र आ रही, आंख बंद करके विश्वास ना करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।